तो उस पर बात हम करेंगे, लेकिन पूरी बात जरा फोकस में रखना चाहता हूं प्रशांत जी आपके जरिए, और तमाम हमारे साथी दूसरे राउंड में हम आ चुके हैं उस हिसाब से भी, कि ये इंडिया कितना परेशान कर रहा है, इंडिया कहां तक एनडीए को चुनौती पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडिया 26 दलों का संगठन जो है वो 38 दलों के संगठन को कितनी चोट पहुंचाता हुआ यहां नजर आ रहा है, वो हम अगर देखें। क्योंकि देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है वो कांग्रेस जीत के आई है, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीत के आई है। दूसरे खेमे का कहना है कि आप यहाँ पे ईवीएम का रोना क्यों नहीं रोते हो। दूसरे खेमा का कहना है कि आप यहाँ पे केंद्रीय चुनाव आयोग को चुनौती, या लोकल चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को चुनौती क्यों नहीं देते हो। जहाँ आप जीत जाते हो वहाँ आप चुप रहते हो। और ऐसे तो दूसरे राज्यों में भी है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए या और भी, तो इसलिए उसको किनारे रखते हैं, चर्चा में उसको लाते हैं तो हम भटकाव कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। इंडिया कितनी चुनौती दे रहा है, यहाँ जरा बात करें। राजीव जी, दो स्तर पे बहुत स्पष्ट तौर पे चुनौती दे रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही है और जो बेंगलुरु में हमने देखा, वो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद की अवधारणा, और इसके थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, अगर कि आरएसएस ने कभी इस देश के इंडिपेंडेंस की या आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। कभी अपने हेडक्वार्टर में 80 के दशक तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, संविधान का विरोध किया, संविधान सभा का विरोध किया इन लोगों ने, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी, वो सब हम देखते हैं सावरकर ने। लेकिन उसके बाद, और ये नेचुरल जो क्लेम राष्ट्रवाद का था, आजादी की लड़ाई से निकली कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन समय आते आते कांग्रेस पार्टी से वो आधार छिन गया, वो क्लेम छिन गया राष्ट्रवादी होने का, और एक नया राष्ट्रवाद गढ़ा गया जिसमें दलित का कोई स्थान नहीं है, जिसमें मुस्लिम का कोई स्थान नहीं है, जिसमें महिला को चौके और घर की चार दीवारी के अंदर रहने की सलाह। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं मोहन भागवत की। तो एक नया राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, यानी जो तिरंगा लेके बलात्कारियों को छुड़ाने वाला जुलूस निकालने वाले लोग, ये नया राष्ट्रवाद गढ़ा गया। और विपक्षी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस उस राष्ट्रवाद के आगे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नतमस्तक थे, लेकिन हेल्पलेस थे कि करें क्या। बेंगलुरु से उसका सलूशन आया और वापस उन्होंने बीजेपी से उस राष्ट्रवाद को रिक्लेम किया है, इंडिया नाम रखकर, और ये बीजेपी को तंग करेगा बहुत ज़्यादा, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कि जो उसका मौलिक आधार है राष्ट्रवाद का, वो उसका मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रवाद है, जिन सिद्धांतों पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो भारत के संविधान में निहित है, उस राष्ट्रवाद को रिक्लेम किया है बेंगलुरु में बने इस गठबंधन ने और उसके नाम इंडिया ने। और इसीलिए आप उनके अगर स्टेटमेंट में जाएंगे तो वो सारी बातें हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो, ये बातें एनडीए के स्टेटमेंट में कम दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात की जो आपने ईडी और सीबीआई और इन सब की, हम देख रहे हैं पिछले 8-9 साल से किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्षी पार्टियों पर ही हो रहा है, सरकारें गिराने में हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराने में, सरकारें बनाने में, पार्टियां तोड़ने में हो रहा है। बावजूद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के, बीजेडी, बीएसपी, बीआरएस, टीडीपी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस को एनडीए में नहीं ला पाए। और ये वो पार्टियां हैं जिनका राज्यव्यापी आधार है, जिनको लाए हैं वो स्टेट की पॉकेट की पार्टियां हैं या किसी एक
सामाजिक समूह की पार्टियां हैं। तो ये जो 38 पार्टियां हैं जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, तो उसमें 24 पार्टियां का खाता भी नहीं खुला है लोकसभा में, चुनाव लड़े भी नहीं लड़े, मुझे मालूम भी नहीं। जो बेंगलुरु में बैठे हुए थे उसमें 11 राज्य सरकारें हैं, उसमें उसमें मास लीडर्स हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं। और उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए कि सरकार ना होने के बावजूद उन्होंने अगला अधिवेशन मुंबई में बुलाया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप राज्यों के हिसाब से देखेंगे, जहां जहां ये क्षेत्रीय दल हैं, यानी उन 162 सीटों को छोड़कर जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधी टक्कर है, उसके अलावा जो बाकी देश है जहां पे इंडिया के गठबंधन सदस्यों की मौजूदगी है, उसमें अगर आप वोट शेयर की गिनती करेंगे एनडीए और इंडिया में, तो आपको लगभग सब जगह इंडिया का वोट शेयर ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए ये परेशानी है। और एक बड़ी परेशानी ये है कि तमाम सारे ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, इन सब के इस्तेमाल के बावजूद ये गठबंधन बन गया। और ये गठबंधन पे देखिए राजीव जी, बहस चलती रहेगी, ये नाराज हैं, वो उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। ये कुक्ड अप स्टोरी है, बनाई हुई कहानियां हैं। और ये पतंगबाजी चलती रहेगी आगे आने वाले समय तक भी। तो मौलिक रूप से दो चीजें हैं। एक तो जहां जहां इंडिया का फुटप्रिंट है, वो वोट शेयर के हिसाब से एनडीए में भारी पड़ेगा। चाहे आप बिहार गिन लें, चाहे आप महाराष्ट्र गिन लें, चाहे आप पश्चिम बंगाल गिन लें, तो ये बीजेपी की नींद उड़ाने वाले राज्य हैं। और दूसरी बात, हाँ, मैंने जेडीएस का नाम नहीं लिया, जेडीएस भी नहीं आया इसमें। जी बिल्कुल। तो बड़ी पार्टियों को लाने में नाकाम रहे हैं मोदी साहब। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है परसेप्शन वॉर, कि अभी तक मोदी साहब बीजेपी से भी ऊपर अपने आप को मान रहे थे या प्रचारित कर रहे थे कि जो कुछ मैं करता हूं, आज वो गठबंधन का नाम लेने को मजबूर हो गए। ये पहली जीत है इंडिया की, पहली जीत है, क्योंकि अभी तक वो गठबंधन की राजनीति के बाहर चले गए थे। 9 साल में एक भी बैठक नहीं हुई एनडीए की। और ये बैठक उसी दिन हुई जब बेंगलुरु में हो रही थी बैठक 38 पार्टियों की। चुनाव आयोग से लिस्ट निकाल कर उनको बुला लिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी 2024 के इलेक्शन की आप समझिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्यों के चुनाव हैं बहुत बीच बीच में, और महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उनमें भी इंडिया और एनडीए का तकरार देखने को हमको मिलेगी, मजबूती देखने को मिलेगी। हालांकि उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, अधिकांश राज्य वो हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां पे इंडिया या घटक दलों का उतना बड़ा रोल नहीं होगा। लेकिन वो चुनाव भी आगे जाके इंडिया को ताकत देने वाले हैं। तो इसलिए परसेप्शन वॉर में और वोट परसेंटेज दोनों की वजह से चिंतित होना चाहिए मोदी साहब को। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं।